चंदनपुर नामक गांव में आदित्य नाम का एक गरीब सेब वाला रहता था। वो सेब बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सेब ले लो, सेब ताजा और मीठा सेब ले लो। आदित्य, ये सेब कितने रुपए किलो है? भाई सेब 60 रुपए किलो है। अरे बाप रे, इतने महंगे सेब! तुम्हारे सेब में कोई कीमती सोने जड़े हुए हैं क्या, जो तुम इतने महंगे सेब बेच रहे हो? भाई ये अभी अभी जंगल से आए हैं, बिल्कुल ताजे सेब है। और वैसे भी अब तो सेब के दाम भी बढ़ गए हैं। नहीं, अगर 20 रुपए किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। 20 रुपए ये तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो तुम अपनी सेब अपने पास रखो, मैं तो चला। ऐसा कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। आज मेरा एक भी सेब नहीं बिका। पूरा दिन बीतने के बाद एक ग्राहक आया और वह भी चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे आदित्य, क्या सोच रहे हो? नमस्ते मुखिया जी। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबे हुए थे? मुखिया के पूछने पर आदित्य उन्हें सब कुछ बता देता है। आदित्य की बात सुनकर मुखिया जी अपने मन में सोचते हैं, इसके सेब तो वाकई बहुत ही अच्छे हैं और ताजा है। वो आदमी बेवकूफ था, ऐसा करता हूँ। कम पैसों में मैं ही इसके सेब खरीद लेता हूँ। ये सब सोचकर मुखिया जी बोलते हैं, ऐसा करो आदित्य, तुम मुझे ये सेब 30 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो दे दो। ठीक है मुखिया जी, मैं अभी दे देता हूँ। ऐसा कहकर आदित्य मन में सोचता है, चलो, कम से कम मुखिया जी ने मुझसे बहुत ज्यादा तो पैसे कम नहीं करवाए। अब जो भी पैसे मिलेंगे मैं उन पैसों से घर की जरूरत का सामान ले लूंगा, क्योंकि खाली हाथ भी तो मैं घर नहीं जा सकता। मुखिया जी चालाकी से अपने मन में सोचते हैं, बेवकूफ आदमी, इन लोगों से प्यार के 2 मीठे बोल क्या बोल दो। ये लोग अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। फिर मुखिया जी सेब लेकर वहां से चले जाते हैं और आदित्य भी अपना सामान समेटकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अजी, सुनते हो? अच्छा किया जो आप जल्दी आ गए। क्या हुआ रूपा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे बहुत तेज बुखार है। रूपा, तुम यह क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। फिर आदित्य वैद्य जी के पास चला जाता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन तब भी आदित्य अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे तैसे करके वैद्य जी के पास पहुंच जाता है। और आदित्य वैद्य जी को सारी बात बता देता है और वैद्य जी को अपने घर ले आता है। आदित्य, तुम्हारे माँ को बहुत तेज बुखार है। ये सिर्फ एक दवा से ही ठीक हो पाएगा, मगर वह दवा बहुत महंगी है। उसमें जिन जड़ी बूटियों को डाला गया है वह आसानी से नहीं मिलता। वेद जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। फिर वैद्य जी माँ को दवाई दे देते हैं और वैद्य जी अपने घर चले जाते हैं। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मुखिया जी ने मुझसे काफी ज्यादा सेब खरीद लिए थे। ये पैसे वहीं से आए थे। इसका मतलब सारे पैसे माँ की दवाइयों पर लग गए। हाँ रूपा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आदित्य की माँ ठीक हो जाती है और उधर आदित्य के सेब की बिक्री दिन पर दिन कम होती जा रही थी। वो रोजाना केवल 20 या 40 रुपये ही कमा पाता था। तो फिर एक दिन रूपा बोलती है, अजी सुनते हो, आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो रूपा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस भगवान आज अपनी सुन ले और मेरी सारी सेब बिक जाए। ठीक है रूपा, मैं सेब बेचने चलता हूँ। इतना कहकर आदित्य अपनी सेब की टोकरी लेकर गांव में चला जाता है। सेब ले लो, ताजा और मीठा सेब ले लो। आओ आओ भाइयों, सेब ले जाओ। इस तरह आदित्य पूरे गांव में सेब बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसकी एक भी सेब नहीं बिकती।
तो वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक मेरी एक भी सेब नहीं बिकी। अब तो यह सेब भी सड़ने लगी है। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे जीवन की कठिनाइयां कब खत्म होगी? आदित्य यह सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बालक तुम एक दोगे, ईश्वर तुम्हें 100 देगा। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव। क्या आपको कुछ चाहिए साधु बाबा? हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ और यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा साधु बाबा? पुत्र, मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसीलिए गांव गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से तुम भी कुछ थोड़ी सी भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूँ साधु बाबा, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है और ना ही मेरे घर में आटा या कोई अनाज है जो मैं आपको दे सकूं, और ना ही मैंने आज सुबह से कुछ कमाया है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे यह सेब दे सकते हो? बाबा की यह बात सुनकर आदित्य अपने मन में सोचने लगा। हाँ, ये सेब तो मैं साधु बाबा को दे ही सकता हूँ। वैसे भी शाम हो गई है और इनके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी ये खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि किसी के पेट में चले जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। यह सोचकर आदित्य बोलता है। जी साधु बाबा, आप यह सेब ले जाइए। आदित्य की बात मानकर साधु बाबा टोकरी से थोड़ी सी सेब उठा लेते हैं। ये क्या साधु बाबा, आप इतनी कम सेब क्यों लेकर जा रहे हो? आप सारे सेब ले जाइए। पुत्र, अगर मैंने तुम्हारी सारे सेब ले लिए तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं साधु बाबा, मैं कल दोबारा सेब तोड़कर बेच दूंगा। आप इन्हें ले जाइए। पुत्र, मैं इतना बड़ा टोकरी कैसे लेकर जाऊंगा? साधु बाबा, आप मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं इन्हें वहीं पहुंचा देता हूँ। ठीक है पुत्र, चलो तुम मेरे साथ। इतना कहकर साधु बाबा आदित्य को लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। अरे बाबा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदैव खुश रहो। साधु बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो पुत्र, क्या पूछना है तुम्हें? साधु बाबा, आपने सेब तो ले लिए, लेकिन क्या आप लोगों को केवल खाने में सेब ही खिलाएंगे? नहीं पुत्र, दरअसल मैंने सब्जी और अनाज तो पहले से ही जमा किया हुआ था और फिर मैं सेब की ही तलाश में निकला था। साधु बाबा, यह तो बहुत ही अच्छा है, मेरे सेब आपके काम आ जाएंगे। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। पुत्र रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह लो, इसका नाम रानी है। आज से यह चिड़िया तुम्हारा हुआ। चिड़िया पर मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? यह तो आपका है। जब तुमने बिना किसी फायदे के मुझे अपनी पूरी सेब की टोकरी दे दी, तो मैं क्या तुम्हें एक चिड़िया भी नहीं दे सकता? साधु बाबा, मैं इस चिड़िया का क्या करूंगा? ये कोई आम चिड़िया नहीं है पुत्र, ये एक जादुई चिड़िया है। ये तुम्हारे भाग्य की चाबी है। जब तक यह तुम्हारे साथ रहेगी तब तक तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर आदित्य रानी चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो रास्ते में रानी चिड़िया बोलती है। आदित्य, साधु बाबा ने जो कहा उसका ध्यान रखना। यह बात किसी को पता मत लगने देना कि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ मैं यह सच कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर आदित्य रानी चिड़िया को अपने घर ले जाता है। अजी, आप इस चिड़िया को कहाँ से लेकर आए हो? रूपा, यह चिड़िया अब से हमारे साथ ही रहेगा। आप इस चिड़िया को घर क्यों लेकर आए हो? जी, पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है।
ऊपर से आप इस चिड़िया को ले आए। कैसी बात कर रही हो रूपा? भला यह छोटी सी चिड़िया कितना खा लेगी, और रही बात खाने की तो जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। आदित्य और रूपा बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें आवाज आती है। अरे आदित्य, क्या घर पर हो? जरा बाहर आओ। अरे सूरज भाई, आप यहाँ? हाँ आदित्य, वह क्या है ना, आज मेरी बेटी का जन्मदिन था। बहुत सारे पकवान बच गए। मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसीलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अरे नहीं आदित्य, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वैसे भी ये खाना खराब हो जाता तो इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। सूरज यह कहकर वहां से चला जाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। फिर वो सब मिलकर खाना खाते हैं। रूपा, मैं सेब बेचने बाजार जा रहा हूँ। तो क्या आप इस रानी चिड़िया को भी साथ ले जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। आदित्य रूपा की बात सुनकर सेब बेचने चला जाता है। सेब ले लो, ताजा ताजा जामुन ले लो। आओ भाइयों, ताजा और मीठा सेब ले जाओ। आदित्य, तुम्हारे सेब तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। क्या भाव दे रहे हो? भाई सेब 60 रुपए किलो है। अच्छा, एक काम करो, मुझे 4 किलो सेब दे दो। वो आदमी बिना पैसे कम कराए आदित्य के सारे सेब खरीद कर चला जाता है। देखते ही देखते आदित्य के सारे सेब बिक जाते हैं। फिर आदित्य सब सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अजी, ये सब क्या है? आज मेरी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और पकवान लेकर आया हूँ। फिर इसी तरह दिन गुजरते हैं। दिन प्रतिदिन आदित्य की कमाई बढ़ती जाती है। फिर एक दिन उनके घर एक भोला नाम का एक व्यक्ति आता है। ये लो आदित्य भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 6 महीने पहले दिए थे, मैं वापस करने आया हूं। शुक्रिया भोला भाई। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। आदित्य, तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, लेकिन ये पैसे लौटाने में मुझे थोड़ी देर हो गई। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। भोला आदित्य के पैसे वापस करता है और वो वहाँ से चला जाता है। अजी, सुनते हो, ये अचानक से लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब से ये रानी चिड़िया हमारे घर आई है तभी से हमारे भाग्य बदल गए हैं। रूपा, तुम खामखा क्या क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ आदित्य की तरक्की देखकर लोग जल भुन रहे थे। इस आदित्य के सारे सेब चुटकियों में बिक जाते हैं और एक हम लोग हैं, सुबह से बैठे रहते हैं, लेकिन हमारी एक भी फल नहीं बिकते हैं। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे पहले कि इस आदित्य की वजह से हमारा धंधा बंद हो जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करते हैं भाई, इसकी शिकायत अपन मुखिया जी से करते हैं, बाकी वह खुद ही देख लेंगे। इतना कहकर वह दोनों मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते कहो, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं। बताओ, कैसी जरूरी बात है? मुखिया जी, हमारे गांव का जो आदित्य है वो दूसरों के खेतों में सेब चोरी करके बेच रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं। मुखिया जी, हमने उसे अपनी आंखों से खुद देखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आदित्य को इसकी सजा जरूर दूंगा। वो दोनों आदमी मुखिया जी को आदित्य के खिलाफ भड़काकर वहाँ से चले जाते हैं। मैंने तो आदित्य को बहुत ही सीधा समझा था, मगर यह तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। आज रात ही मैं आदित्य के यहाँ जाकर इस बात का पता लगाऊंगा। रात होने पर मुखिया जी चुपचाप आदित्य के आंगन में आ जाते हैं और उसके घर की खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। सुनो जी, आपको मेरी कसम है, मुझे बताइए आखिर हमारे भाग्य के बदलने के पीछे क्या बात है? मुझे सच्चाई जाननी है।
रूपा के कसम देने पर आदित्य सारी सच सच बात बता देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। उन दोनों की यह सारी बातें मुखिया जी सुन लेते हैं। ओह, तो इसका मतलब यह है कि इस चिड़िया के हाथ में ही आदित्य के भाग्य की चाबी है। अगर मैं इस चिड़िया को अपने साथ ले जाऊं तो मेरा भाग्य भी बदल जाएगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर मुखिया जी उन आदमियों के साथ आदित्य के यहाँ पहुँच जाते हैं। आदित्य, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। चोरी कैसी चोरी मुखिया जी? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। कैसी सच्चाई मुखिया जी? आदित्य, एक तो तुम दूसरों के खेतों से सेब चोरी करके बेचते हो और पूछते हो कैसी चोरी। तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम्हें मुझे 5,000 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा। मुखिया जी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है और मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर तुम्हारे पास 5,000 नहीं है तो मैं यह तुम्हारा चिड़िया अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुखिया जी, ये मेरा चिड़िया है, आप मेरे चिड़िया को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। आदित्य को बेबस देखकर वही फल वाला आदमी बोलता है, मारो इसे, ये हमारे खेतों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। हाँ हाँ, मारो मारो इसे। ये हमारे खेतों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। हाँ हाँ, मारो इसे, यह चोर है। छोड़ दो मेरे पति को, ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। सभी की ऐसी बातें सुनकर मुखिया जी आदित्य को छोड़ देते हैं और अपने मन में सोचते हैं, बेवकूफ इंसान, अब मैं इसके चिड़िया से अपने भाग्य को बदलूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानी चिड़िया के चले जाने से आदित्य की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। सुनिए जी, हमारे पास तो अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो हमारी पहले की तरह जामुन बिकना भी बंद हो गई है। ईश्वर पर भरोसा रखो रूपा, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सुनो चिड़िया, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, समझे? नहीं, मेरा मालिक आदित्य है और वो मेरी दोस्त है। मुखिया जी चिड़िया से बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास व्यापारी आता है। अरे रमेश भाई। हाँ मुखिया जी, मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। कहिए, क्या काम है? असल में मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ और यहाँ मेरी बहुत सी जमीनें हैं जिन्हें मुझे बेचना है। तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यही कि अगर आप मेरी सारी जमीनें खरीद लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके सिवा इस गांव में मेरी इतनी सारी जमीनें कोई नहीं खरीद सकता। फिर मुखिया जी उस व्यापारी की जमीनों को कम कीमत पर खरीद लेते हैं और कुछ दिनों में उन जमीनों को 2 गुनी कीमत में बेच देते हैं। अरे वाह, यह चिड़िया तो वाकई किस्मत की चाबी है। मुझे इसे सबसे छुपा कर रखना होगा, वरना इसे कोई भी लेकर जा सकता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन मुखिया जी सिर्फ पिंजरे का गेट खुला ही रह जाता है और चिड़िया मौका पाते ही वहां से उड़ जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद वो मुखिया जी आते हैं तो पिंजरे को खाली देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अरे यह क्या, वो चिड़िया कहाँ चला गया? अभी मुखिया जी उस चिड़िया को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वही व्यापारी वहां आता है। मुखिया जी, आपने चालाकी से मेरी सारी जमीनों को कम कीमत पर हड़प लिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी सारी सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर मुखिया जी उस व्यापारी के पूरे पैसे उसे दे देते हैं। पैसे लेकर व्यापारी वहां से चला जाता है। मैंने आदित्य का चिड़िया छीनकर उसके साथ बहुत बुरा किया। शायद मुझे आज उसी पाप की सजा मिली है। और दूसरी तरफ, अजी आप कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ रूपा, बस थोड़ी देर में आता हूँ।
इतना कहकर आदित्य जंगल की ओर निकल जाता है। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान बाहुपुत्र। साधु बाबा, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ पुत्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मगर कैसे बाबा? मैंने बताई है। रानी, तुम्हें तो मुखिया ले गए थे ना? हाँ दोस्त, मगर मैं उसके खेत से भाग आया। रानी चिड़िया आदित्य को सारी बात बता देता है। आदित्य, मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था कि जादुई चिड़िया के बारे में तुम किसी को पता मत चलने देना, वरना सभी इस चिड़िया के पीछे पड़ जाएंगे। क्षमा कीजिए साधु बाबा, मुझसे गलती हो गई। मुझे मजबूरी में रूपा को रानी चिड़िया के बारे में बताना पड़ा था। कोई बात नहीं पुत्र, गलती इंसान से ही होती है। यह चिड़िया मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि तुम दोबारा कोई गलती नहीं करोगे। धन्यवाद साधु बाबा, मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। रानी चिड़िया को पाकर आदित्य का भाग्य दोबारा चमक जाता है और वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है।